मैं हूं मोहम्मद शिबान और आप देख रहे हैं क्लीन फिजिक्स। आज हम थर्मोडायनामिक्स स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है, जो कि बुक का नेम है थर्मोडायनामिक्स काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, उसका चैप्टर 13 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स टू अदर सिस्टम्स। ठीक है, चैप्टर 11 में हमने स्टैटिस्टिक्स को डिराइव किया था। ठीक है, 3 किस्म की स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी। अब उनकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उनको हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी हम ये चीज़ देख चुके हैं, ये सारी चीज़। अब हम उसको क्या है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। यहाँ पे ड्यूलांग पेटिट लॉ नहीं है, वो हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में डिराइव किया हुआ है, आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ड्यूलांग पेटिट लॉ क्या था वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब हमारे पास सॉलिड्स की हीट कैपेसिटी की बात की गई तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो अटेम्प्ट की वो ड्यूलांग एंड पेटिट ने की। ठीक है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को, एक्सपेरिमेंटल कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ डिराइव किया जिसको डेलोंग पेटिट लॉ कहते हैं, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास आती है 3R। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू। तो यहाँ पे ये फॉर हाई टेम्परेचर था। ठीक है, लेकिन लो टेम्परेचर के लिए ये लॉ वैलिड नहीं था। फिर आइंस्टाइन ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, देन डिबाय ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आज हम क्या है आइंस्टाइन थ्योरी को देखेंगे। As we learned in kinetic theory that specific heat capacity of many solids at constant volume approaches to Dulong-Pettit value, जो कि हमारे पास क्या है 3R है at high temperatures but decreases to 0 at low temperature। ठीक है, लो टेम्परेचर के लिए वो एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाती है, लेकिन ड्यूलांग पेटिट लॉ के अकॉर्डिंग ये फिक्स है 3R। The first satisfactory explanation of this behavior was given by Einstein. आइंस्टाइन ने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया, who proposed that the atoms of a solid be considered in the first approximation as an assembly of quantized oscillators all vibrating with the same frequency nu। ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या सपोज किया कि जो ऑल एटम्स हैं वो हमारे पास क्या है क्वांटाइज्ड ऑसिलेटर्स के तौर पे बिहेव करते हैं। और हमारे पास क्या है ऑसिलेटर क्यों कहा गया है, क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमने ये देखा था कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में स्प्रिंग्स की मदद से, ठीक है, ये अज्यूम किया कि स्प्रिंग्स की मदद से आपस में कनेक्टेड होते हैं, इलास्टिक स्प्रिंग्स की मदद से। तो एक एटम अगर थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस किया जाए उसकी जगह से तो वो वाइब्रेट करने लग जाता है, तो इसलिए हम इनको ऑसिलेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो सेम फ्रिक्वेंसी के साथ न्यू के साथ क्या है मूव करते थे। द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हैड नॉट बीन completely developed at that time. This suggestion was made and Einstein's original article assumed that the energy of an oscillator was given by। अब देखें, जब आइंस्टाइन इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था तब हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी। ठीक है, अभी हुई नहीं थी, अभी हो रही थी। ठीक है, उसकी जो बिगिनिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्वांटम मैकेनिक्स बाद में डेवलप हुई, लेकिन उस टाइम आइंस्टाइन ने ये प्रपोज कर दिया कि जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर होगी वो एन एच न्यू होगी। ठीक है, यानी n इजकल टू 1 के लिए हम क्या है एच न्यू कंसिडर करेंगे, n इजकल 2 के लिए 2h न्यू, यूजिंग एक्सप्रेशन ऑलरेडी ड्राइव्ड इन इक्वेशन 1218। ठीक है, ये रिलेशन हम पीछे डिराइव कर चुके हैं चैप्टर 12 में। ठीक है, और अगर बुक से देखें तो ये इक्वेशन है 1218। अब हम इसी को लेकर चलेंगे, इसमें एनर्जी का रिलेशन हमने निकाला है। ठीक है, निकाला था, वी रिप्लेस थीटा विद थीटा ई। वहाँ पे हमने करेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर को डिफाइन किया था थीटा, लेकिन अब हम उसको क्या है आइंस्टाइन टेम्परेचर डिनोट करेंगे यहाँ पे। The atoms of solids are free to move in 3 dimensions.
not just one, so that an assembly of n atoms is equivalent to 3n linear oscillators। यहाँ पे इक्विपार्टीशन थ्योरम यूज हुआ है जो कि मैंने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, कि वो कैसे आता है। वो ऐसे आता है कि अगर हमारे पास एक एटम है 3 डायमेंशन में वो मूव कर सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि नहीं हम सिर्फ उसकी मोशन को 1 डायमेंशन के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है, तीनों डायमेंशंस को मिला के हम क्या है 1 डायमेंशन कंसीडर करेंगे, तो हम उसको 3n लीनियर ऑसिलेटर कह सकते हैं। सो वी कैन राइट, अब इसको क्या है 3 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हम 3n लीनियर ऑसिलेटर्स ले रहे हैं, ठीक है, और थीटा को थीटा ई के साथ रिप्लेस कर दिया, बाकी सेम एज इट इज जो रिलेशन था वही है। वेयर द आइंस्टाइन टेम्परेचर इज डिफाइंड एज, जैसा हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर था वैसे ही हमारे पास आइंस्टाइन टेम्परेचर है h न्यू बाई के। द मीन एनर्जी ऑफ एन एटम इज गिवन बाय, ठीक है, अब हम क्या है एक एटम की मीन एनर्जी देखेंगे कि वो हमारे पास क्या होती है। इसको लेकर आगे हमने कहाँ पे जाना है, हमने जाना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिलेशन डिराइव करना है, ठीक है। अब ई बार हमारे पास होता है मीन एनर्जी ऑफ एन एटम जो कि U बाय एन के इक्वल होता है, तो इस रिलेशन में n डिवाइड कर देंगे तो बच जाएगा 3k थीटा ई इंटू 1/2 प्लस दिस वन, ठीक है। एंड द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब देखें कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए अगर हमने स्पेसिफिक हीट निकालनी है तो हम इस जो U का रिलेशन है इंटरनल एनर्जी का रिलेशन है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रख कर टेम्परेचर के हिसाब से इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट आ जाएगी, ठीक है, CV। तो अब हम क्या करेंगे, U वाले रिलेशन को मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया है उसको डेरिवेटिव लिया है 3n के थीटा ई, ये तो हमारे पास थे कांस्टेंट, ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यूज को मैंने एज इट इज लिख दिया और आगे 1/2 था, ठीक है, 1/2 को मैंने क्या कर दिया है 0 कर दिया, उसका टेम्परेचर के हिसाब से डेरिवेटिव 0 ही आएगा, और उसके आगे जो टर्म थी ई की पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1 की पावर -1, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में था तो इसको मैं ऊपर ले आया हूँ तो -1 आई। अब इसका मैं डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव का क्या रूल है कि जो पावर होती है उसको पहले लेकर आते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और पावर में से एक कम कर देते हैं तो पावर में से पहले ही -1 है तो ये -2 बन जाएगी, और जो उस पैरेंथेसिस के अंदर जो चीज़ होगी उसका अगेन हमने क्या है डेरिवेटिव लेना होगा, जो कि मैंने अगेन यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। अब देखें इस चीज़ को मैं 1/e की पावर थीटा ई बाई टी माइनस 1 का स्केयर लिख सकता हूँ, ठीक है, रेसिप्रोकल में लेके चला जाऊँगा। एंड इस चीज़ को देखें 1 का तो आ जाएगा 0, e की पावर थीटा ई इंटू टी, अब इसका हमने देखना है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये बड़ा ढीठ फंक्शन होता है, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो भी वही आ जाती है, डेरिवेटिव भी वही आ जाता है, लेकिन जो इसकी पावर होती है अगेन उसकी पावर का डेरिवेटिव हमने लेना होता है, तो इसका डेरिवेटिव ई की पावर थीटा ई बाई टी का यही आ जाएगा, और उसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस थीटा ई बाई टी स्केयर, ठीक है, 1/t का होता है -1/t स्केयर, तो वही डेरिवेटिव आया है। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक हो गया, तो डी यू बाई डी टी किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, एंड एन किस चीज़ के इक्वल होता है एन इंटू एन ए, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी डिनोट कर दी है। अब देखें ये थीटा ई है और ये भी थीटा ई है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया है, तो और ये बढ़ने में टी स्क्वायर है तो मैं इसको थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसके साथ ई की पावर थीटा ई बाई टी इंटू दिस टर्म ये एज इट इज़ आ गई है जैसे थी। अब देखिए अगर हम इसको एन ए के हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है आर के इक्वल होता है, तो हम इसको आर के इक्वल लिख देंगे इंटू थीटा ई बाई टी का होल स्क्वायर इंटू दिस टर्म, ठीक है, ये हमारे पास क्या है किस चीज़ की वैल्यू आ गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, और अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो हम क्या है एन उस पर डिवाइड कर देते हैं और उसको हम स्मॉल सी वी से डिनोट करते हैं, जो कि आएगी 3r इंटू थीटा ई बाई टी, बाकी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी जैसे कि ऊपर थी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है दो केस हैं, और ये ला हमारे पास तभी
सही आता है तभी इसका आंसर करेक्ट आएगा, जब ये हमारे पास वेरी हाई टेम्परेचर के लिए ड्यूलांग-टिट वैल्यू को अप्रोच करेगा, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर के लिए तो वो करेक्ट थी ना 3R। तो अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं। पहला केस हम ले रहे हैं कि टी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन थीटा ई। थीटा ई हमारे पास क्या है, आइंस्टाइन टेम्परेचर है। यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज, तो हम मैक्लॉरन सीरीज यूज़ करके इसको लिख सकते हैं ई की पावर थीटा ई बाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा ई बी टी प्लस आगे जो टर्म्स आएंगी वो हमारे पास आएंगी थीटा ई बाई टी का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू दिस वन, तो हम उसको क्या है नेग्लेक्ट कर देंगे। अब देखें टी बहुत बड़ी वैल्यू है, अगर टी बहुत बड़ी वैल्यू है तो ये रेसिप्रोकल में है तो ये ई की पावर को बहुत छोटा कर देगी, ठीक है। और अगर एक कोई टर्म ये देखिए थीटा ई बाई टी, टी की वैल्यू बहुत बड़ी है तो ये ओवरऑल सारी वैल्यू क्या है बहुत छोटी हो जाएगी। अब आगे जब इसका स्केयर वाली टर्म आएगी तो वो और छोटी हो जाएगी, तो उनको हम क्या है निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों, इसी वजह से हमने निगलेक्ट किया है क्योंकि वो बहुत छोटी वैल्यूज आएंगी जो कि नेग्लिजिबल होंगी। तो अब देखें ये वाला वन क्या है इस साइड पे आकर -1 हो जाएगा, तो इसको हम थीटा ई बाई टी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 2 में इंसर्ट कर देंगे सिंपली। अब देखें सिंपली इक्वेशन 2 में इनकी वैल्यूज इंसर्ट कर दी, ये दो टर्म्स आपस में क्या है सेम है तो ये आपस में कैंसल। और देखें ये थीटा ई बाई टी, टी बहुत लार्ज है तो हम इस वैल्यू को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो ये वैल्यू अगर हम इग्नोर करेंगे तो ये हमारे पास रिलेशन क्या है, क्या आ जाएगा सी वी इज इक्वल टू 3R। तो देखें फॉर वेरी हाई टेम्परेचर हमने क्या है ड्यूलांग-टिट वैल्यू को, ड्यूलांग-पेटिट लॉ को अप्रोच कर गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है एग्जैक्टली करेक्ट है। अब मसला कहाँ पे आ रहा था, मसला आ रहा था लो टेम्परेचर पे। तो आइंस्टाइन ने अपना मॉडल पेश किया तो लो टेम्परेचर पे वो क्या है कुछ बेहतर रिजल्ट दे रहा था। अब देखें जब टेम्परेचर हमारे पास बहुत छोटा होगा तो ई की थीटा ई बाई टी वैल्यू बहुत बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि जैसे अगर हम यहाँ पे 1/0 पुट करें तो 1/0 हमारे पास क्या है 0, वो इन्फिनिटी बन जाता है, ठीक है। मीन्स हम बटे में डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू रखेंगे वो ओवरऑल टर्म बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। तो ई की पावर थीटा ई बाई टी, टी बहुत छोटा है तो ये ओवरऑल टर्म बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। अगर ये टर्म बहुत बड़ी बन जाएगी तो ई की वैल्यू होती है 2.7, ठीक है। तो 2.7 की पावर अगर बहुत बड़ी हो तो उसमें अगर हम एक +1 कर दें या -1 कर दें तो वो क्या है उस पर इतना इफेक्ट नहीं डालेगा, तो हम इस 1 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। इसको हम लिख देंगे ई की पावर थीटा ई बाई टी, सिंपल सा स्टेप है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। अब इनको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, सिंपली इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जो कि है 3R इंटू थीटा ई बाई टी स्क्वायर इंटू दिस वन, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास एक टर्म एक के साथ क्या है कैंसल हो जाएगी और एक जो बचेगी उसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर माइनस थीटा ई बाई टी ऊपर जाकर। देखें अब जैसे जैसे टेम्परेचर तो कम है ना, टेम्परेचर कम के लिए हम देख रहे हैं, तो जैसे कम टेम्परेचर हम देंगे तो ये वैल्यू क्या है बड़ी बनती जाएगी और बड़ी होती जाएगी और ये एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में है। तो जब भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉल की बात की जाए, ये एक्सपोनेंशियल फॉल होगा, ठीक है, ग्राफ पे, तो वो थोड़ा जल्दी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉल क्या है जल्दी उसकी वर्टिकल फॉल बन जाता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास ऐसा ऐसा फॉल, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉल क्या होता है वो जल्दी, ठीक है, वो डेप्थ की तरफ जल्दी चला जाता है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉल करते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है तो एक्सपोनेंशियल फॉल क्या है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी जल्दी हमारे पास क्या है वो फॉल कर जाएगा। इस वजह से ये हमारे पास मॉडल फेल भी हुआ था। स्मॉलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बिकम्स एज इन इक्वेशन 3 व्हेन टी अप्रोचेस 0, ठीक है। द एक्सपोनेंशियल टर्म गोज टू 0 मोर रैपिडली देन 1/t स्क्वायर। अब देखें 1/t स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू मैंने बताया है कि t छोटा होगा तो ये वैल्यू बड़ी बनती जाएगी और बड़ी का स्क्वायर उसको और बड़ा बना देगा। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फॉल है ना
ये उससे भी ज़्यादा रैपिड फॉल करेगा, गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये टर्म अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करने वाली थी, लेकिन इससे ज़्यादा रैपिड फॉल किसने किया, इस एक्सपोनेंशियल टर्म ने। तो वो ग्राफ ऊपर जाने की बजाय वो नीचे आएगा। ठीक है, and CV approaches zero in agreement with the experiment, but this exponential fall is more rapid than exponential value. अब देखें, जो हमारे पास यहाँ पे मैं इसका ग्राफ भी शो कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे ना मुझे देखें 3R तो हमारे पास था फॉर वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, और जैसे जैसे ये हमारे पास आया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉल की वजह से ये यहाँ पे आने की बजाय ये पहले फॉल कर गया। ठीक है, CV का रिलेशन, तो ये वैल्यू थी 3R हाई टेम्परेचर के लिए, तो ये एग्जैक्टली करेक्ट था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता गया, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉल की वजह से एक्सपेरिमेंटल शायद यहाँ पे कुछ आना था। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल से मैच नहीं किया, बल्कि उससे पहले क्या है, फार यहाँ से इससे नीचे वो मैच नहीं हुआ। ठीक है, इसकी जो एग्जैक्ट फिगर है वो आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी। और अगर अभी तक आपको यहाँ तक किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।